हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हो, मेरा नाम कार्तिकेय भारद्वाज और मैं आपका स्वागत करता हूं केएसएस स्टडी पॉइंट में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक कॉमन टॉपिक जो क्लास 10th और 12th में दोनों में काम आएगा। जैसा कि आप लोग को पता है, जेनेटिक्स जेनेटिक्स दोनों में कॉमन है। हाँ, शुरुआत कॉमन है। 12th की शुरुआत 10th का पूरा सिलेबस होता है और 10th में वो छोटा सा टॉपिक, 12th का केवल एक पेज होता है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स तो कैसे हम जानेंगे कि जेनेटिक्स इतना इजी हो जाएगा एक बार पढ़ोगे। जैसा कि मेरे चैनल का नाम भी है फन विथ कार्तिकेय सर, और आप लोग को ये समझ में भी आएगा कि जेनेटिक्स एक्चुअल में पढ़ना कैसे और इजी कैसे लगेगा आपको। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स किसे कहते हैं और जेनेटिक्स में हम पढ़ते क्या है। तो जेनेटिक्स बेटा बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम मेनली पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। अब ये जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन का क्या मतलब है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि सर ने बोला कि जेनेटिक्स एक बायो की, एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन फिर पूछे वो क्वेश्चन कि भाई ये हेरिडिटी क्या होता है सर, और ये वेरिएशन क्या होता है। तो बेटा ध्यान देना, इस जेनेटिक्स में हम कहेंगे कि दो चीजों के बारे में स्टडी करना है। एक होता है बेटा हेरिडिटी और दूसरा होता है वेरिएशन। ये जो दो टर्म है ये पूरे चैप्टर को डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहीं से सब कुछ होना, यही टॉपिक सब कुछ है। हाँ, बस इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक छुपे हुए हैं। जैसा अब हम लोग स्टडी करेंगे कि जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है। हेरिडिटी का मतलब हमको पता है, इसमें हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और इनहेरिटेंस का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मींस इनहेरिटेंस का मतलब होगा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं या इसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। अब बात आया वेरिएशन की कि वेरिएशन किसे कहेंगे। तो वेरिएशन का शुद्ध हिंदी क्या होता है, विभिन्नता। मतलब दो अलग अलग डिफरेंशिएशन, एक तरीके से तुम कह सकते हो वो विभिन्नताएं जो आने वाली जनरेशन में जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। अब वो कैसे जाएगी और नहीं जाएगी, उसका क्या कारण हो सकता है, तो इस बात को समझना। वेरिएशन बेटा दो तरह का होगा। एक होता है बेटा सोमैटिक वेरिएशन। क्या होता है, एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा होता है जेनेटिक या जर्म प्लाज्म वेरिएशन। जेनेटिक या जर्म प्लाज्म वेरिएशन। अब दोनों को समझो। सोमैटिक वेरिएशन बेटा जो होगा वो कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब जो भी कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब वो सोमैटिक वेरिएशन है। वो हमारे सेक्स सेल यानी हमारे गैमेटिक सेल में चेंज नहीं ला सकते, इसलिए वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर भी नहीं हो सकते। तो ट्रांसफर कौन होंगे, ट्रांसफर होगा जर्म प्लाज्म वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएशन। वो वेरिएशन जो हमारे जर्म प्लाज्म में या ऐसे कह ले हमारे जर्म सेल में होता हो, वो वेरिएशन ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, और इस तरीके से ये जेनेटिक्स बना। कि जेनेटिक्स है क्या, तो जेनेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि भाई अगर ये हमारा हेयर कर्ली हेयर है तो ये आया कहां से, अगर ये आईज ब्राउन है तो ये हुआ कैसे, अगर हमारे बॉडी का कलर ब्लैक है या अगर हमारे बॉडी का कलर थोड़ा सा डार्क है या हमारा बॉडी कलर फेयर है या हमारा बॉडी कलर वेरी फेयर है, हम एल्बिनोज हैं या हम एकदम डार्क है, ये सब कलर कहां से आया। अगर ये मेलानिन है तो वो मेलानिन को कंट्रोल कौन करता है, और अगर वो कंट्रोल जीन करता है तो ये जेनेटिक्स है कि नहीं। तो जीन के बारे में आप पढ़ रहे हो तो जेनेटिक्स, अलील्स के बारे में आप पढ़ रहे हो तो जेनेटिक्स, आप किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसी के बारे में पढ़ रहे हो तो जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है, एक वास्ट एरिया है बायो का जिसमें आप पढ़ोगे कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। अब बात आई बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को कि जेनेटिक्स जब वर्ड आया तो जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले हम एक वर्ड पढ़ेंगे कि भाई जेनेटिक्स के फादर कौन। जेनेटिक्स के फादर हम किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे,
तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब एक बात बताओ, ये ग्रेगर जॉन मेंडल स्टैटिक्स का बहुत बड़ा जानकार था। और ये बायो में हम ना ये पढ़ रहे हैं, मटर के पौधे पे इसने स्टडी किया, लेकिन इसने जो भी स्टडी किया वो मैथमेटिकली किया, एक्सपेरिमेंट किया, मैथमेटिकली किया, प्रोबेबिलिटी के बेस पे आंसर निकाला। और आज हम लोग बायो में भुगत रहे हैं। अरे भाई मैथे में रख देते टॉपिक का, क्या दिक्कत था? लेकिन चलो कोई बात नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल 1884 इस समय इनका डेथ हुआ था, लेकिन इनका जन्म हुआ था, इनका बर्थ हुआ था 1822 में। जुलाई 1822 में इनका बर्थ हुआ और डेथ 1884 में। मैंने डेथ पहले क्यों लिखा जानते हो? ये एक मिथ ही है। उसने सब कुछ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में सब कुछ बताने के बावजूद लोगों तक चीजों को नहीं पहुंचा पाया। पहुंचाने के लिए 3 साइंटिस्ट बाद में आए और इसके मरने के 16 साल बाद वो सभी चीजें क्लियर हुई कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने कहा था, अच्छा ये होता है। कार्ल कोरेंस ने कहा ये लॉ ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। तो लोगों ने कहा अच्छा ये बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, आज हमको पता चला। ह्यूगो डी वेरीज, जिसने इनोथेरा लेमार्कियाना नाम के प्लांट पे, जिसको इवनिंग प्राइमरोज कहते हैं, उस पे सबसे पहले स्टडी किया और उसने सबसे पहले उसके बारे में बताया कि भाई म्यूटेशन ही इवोल्यूशन का कारण है। उसने बोला कि ये जेनेटिक्स तो है ही, लेकिन जेनेटिक्स में अगर जीन में कोई चेंज हो रहा है, लार्ज म्यूटेशन हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, तो वही तो म्यूटेशन का कारण है। डार्विन ने कहा था कि जो भी इवोल्यूशन है वो बड़ी स्लो चेंज है, लेकिन ह्यूगो डी वेरीज ने कहा कि ये जो भी चेंज है वो स्लो चेंज नहीं है, वो एक लार्ज म्यूटेशन का ही कारण है कि ये इवोल्यूशन हुआ और आज ऐसे ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। आने वाले हजारों साल बाद और मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होंगे। तो बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। और एक और नाम आता है, कई बार आपने सुना होगा, एक और नाम आता है और वो नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद विलियम बेटसन। विलियम बेटसन ने सबसे पहले बताया किसके बारे में? तो विलियम बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया 1905 में। 1905 में इसने एक वर्ड दिया, नाम था जेनेटिक्स। ये जो वर्ड जेनेटिक्स पढ़ते, पहले ये जेनेटिक्स स्टडी हुई, बहुत पढ़ाई हुई इसके बारे में, लेकिन इसने एक नाम कंप्लीटली ब्रांच का नाम ही दे दिया कि अगर हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे तो हम उसे जेनेटिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहेंगे। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट का नाम 1909 में एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था जोहानसन। क्या नाम था? जोहानसन 1909 में आए और इन्होंने जीन वर्ड दे दिया। क्या वर्ड दिया? जीन वर्ड दे दिया। और उसके बाद से हम इसको आज तक जीन वर्ड से ही जानते हैं। जबकि मेंडल जब मरा तो इसने एक्सपेरिमेंट तब किस पे किया होगा? जीन तो जानता नहीं था। तो आखिर में वो जीन वर्ड आया कहां से? तो एक बात ध्यान सुनना, ग्रेगर जॉन मेंडल के समय वो जीन वर्ड यूनिट फैक्टर के नाम से जाना जाता था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने उस यूनिट फैक्टर को, या ऐसे कह लो उस जीन को, एज अ यूनिट फैक्टर कहा था कि भाई ये वो छोटी इकाई है जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाएगी। जैसे अगर हमारा कर्ली हेयर है और वो अगर कैरेक्टर डोमिनेंट है तो आने वाली जनरेशन में वो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। तो जिस यूनिट की वजह से वो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, दैट यूनिट इज नोन एज जीन, या उसी को आप कहोगे यूनिट फैक्टर। ठीक है, देखो नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल का फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है विलियम बेटसन। ठीक है, फिर और नाम आते हैं, जैसा कि आपको पता चलेगा अभी। एक नाम और, नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम था? थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स।
अब बात को समझो, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स तुम इसको कह रहे हो अगर, तो एक बात दिमाग में बैठा लो, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स तुम कह रहे हो, एक्सपेरिमेंट क्या बाकियों ने नहीं किया था? सबने किया था, सबने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इसका नाम क्यों आ गया? साइंटिस्टों में ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी जेनेटिक्स के बारे में बताया। एक्सपेरिमेंट उसने भी मटर के पौधे पे किया। किस मटर पे? ग्रीन पी पे। गलती से स्वीट पी मत लिख देना, ग्रीन पी, गार्डन पी पे स्टडी किया, यानी पाइजम सेटाइवम पे स्टडी किया। लेकिन फिर भी उस समय और इसके एक्सपेरिमेंट में अंतर क्या था जो इसको हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कह दिए? तो इसने वो काम बहुत कम समय में करके दिखाया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। इसने स्टडी किस पे किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो था उसको हम कहते हैं फ्रूट फ्लाई। क्या कहते हैं उसको? फ्रूट फ्लाई। और ये फ्रूट फ्लाई की लाइफ स्पैन इतनी कम थी कि 2 वीक में तुमको कई जनरेशन स्टडी कर लोगे। लेकिन मटर में क्या है? मटर का तो ड्यूरेशन 2 महीना 3 महीना में डेवलप करेगा, तो उसमें अगली जनरेशन आने में समय लगेगा। लेकिन इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें भी बहुत ज्यादा थे। जैसे मटर में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वैसे इसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। शॉर्ट विंग्ड, लॉन्ग विंग्ड, रेड आइड, ऐसे करके अलग अलग कैरेक्टर थे जिसपे इसने स्टडी किया, इसलिए इसको हमने कहा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फिर एक नाम आया बेटा, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अब फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स हम लोग कहते हैं आर्कीबेल्ड गैरोड को। किसको कहते हैं? आर्कीबेल्ड गैरोड नाम के साइंटिस्ट को हम कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ये बात तो समझ में आ ही गई बेटा, कोई दिक्कत है नहीं, ये बेसिक्स है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था। अब मेनली हम लोग बात आते हैं कि वो जो टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज की थी, जहां से हमको शुरुआत करनी है इस चैप्टर की, वो पहली टर्मिनोलॉजी है बेटा जीन। वो पहला टर्मिनोलॉजी क्या है? जीन क्या है और एलिल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला टर्म जीन किसे कहेंगे? तो ध्यान से देखो, जो जीन होता है ना बेटा, वो सबसे बेसिक यूनिट है किसका? हेरिडिटी का। किसका बेसिक यूनिट है? हेरिडिटी का, या आप ऐसे कह लो इनहेरिटेंस का। किसका? इनहेरिटेंस का। और आपको पता होना चाहिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो एक बात बताओ, अगर कोई गाड़ी एक प्लेस से उठ के दूसरे प्लेस पे लेके तुमको जा रही है, तो वो क्या है? एक व्हीकल है। एक गाड़ी है, वो एक व्हीकल है जो आपको लेके जा रही है। तो आप खुद एक कैरेक्टर हो मान लो, तो आप दूसरे जगह ट्रांसफर हो गए। सेम उसी प्रकार यहां पे जो जीन होता है बेटा, ये भी इनहेरिटेंस की हेरिडेटरी यूनिट है। और हेरिडेटरी यूनिट का मतलब वो बेसिक यूनिट जो कैरेक्टर को एक जगह से उठाए और दूसरे जनरेशन में ले जाके छोड़ दे। अगर ये कैरेक्टर हेयर कलर है तो आने वाली जनरेशन में ये हेयर कलर दिखाई देगा, ऑब्जर्व होगा। अगर ये कलर डोमिनेंट है, अब ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या, ये बाद में हम पढ़ेंगे। पहले हम जान लें कि जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी होता है बेटा। जीन के उस अल्टरनेटिव फॉर्म को हम अलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अलील्स कहते हैं। अब एक बात को समझो, जो अलील्स होते हैं, ये अलील्स जो होंगे इसके 2 फॉर्म होंगे। एक होगा डोमिनेंट अलील्स और एक होगा बेटा रिसेसिव एलील। एक होगा डोमिनेंट एलील और दूसरा होगा रिसेसिव एलील। ठीक है? अब देखो, जीन क्या था? इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का वो बेसिक यूनिट जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जा रहा है। इस जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होगा, इस जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होगा, उस अल्टरनेटिव फॉर्म को हम कहते हैं अलील्स। और ये जो अलील्स होते हैं, इसके 2 कंडीशन हम पढ़ लिए, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। माना कि एक पेयर अलील कैपिटल टी और एक पेयर अलील जिसका नाम है स्मॉल टी। ठीक है? अब बात को समझो, एक बात रूल में हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस,
जो कि सटन और बोवेरी ने दिया था। अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो सटन और बोवेरी ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं और जीन भी हमेशा पेयर में पाए जाएंगे। अगर वो सेग्रीगेट हुआ, अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुआ तो जीन सेग्रीगेट करेगी और आफ्टर फ्यूजन वापस वो उस चीज को गेन करेगी, यानी कहने का मतलब जीन हमेशा पेयर में होंगे। अब एक बात बताओ, ये जो एलेलिक फॉर्म है ये पेयर में है, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और रेसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। अब बात ये आई कि डोमिनेंट को आप डिफाइन कीजिए। कोई बोल दिया कि डोमिनेंट को डिफाइन, ये तो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है। अरे एगो लंबा एगो बौना है, कोनो दूगो लड़का है सब, एगो लंबा एगो बौना है, तो जब उसके बारे में बोलो तो बोलो बस लंबा है बौना। अरे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, कैसे बताओगे कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव है, प्रूफ कैसे करोगे? तो प्रूफ करने का तरीका, पहले आप डोमिनेंट को डिफाइन करोगे कि भाई इफ, बात को सुनना, अगर कोई जीन या एलिल, अगर कोई एलिल अपने प्रेजेंस में, आइडेंटिकल के प्रेजेंस में अपना ही कैरेक्टर शो करे या अल्टरनेटिव के प्रेजेंस में भी अपना ही कैरेक्टर शो करे, ऐसे कंडीशन में उस जीन को या एलिल को डोमिनेंट एलिल कहेंगे। जैसे इफ द एलिल, if the alleles show its own character in the presence of identical as well as क्या सुने, इफ द एलील शो इट्स ओन कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एज वेल एज अल्टरनेटिव एलील्स, तो आप इसको कहोगे डोमिनेंट। यानी डोमिनेंट किसे कहोगे? अगर एक मोटा सुमो पहलवान और एक छोटा सा बच्चा, अगर उस सुमो पहलवान को आगे खड़ा कर दिए और उस नाटे बौने बच्चे को पीछे खड़ा कर दिए, कौन विजिबल होगा? वो सुमो पहलवान। अगर उस बच्चे को आगे भी खड़ा कर दिए तो भी ज्यादा विजिबल कौन होगा? वो सुमो पहलवान। इसका मतलब आइडेंटिकल के प्रेजेंस में भी डोमिनेंट अपना, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, दो सुमो पहलवान को अगर लड़ाते हो तो जीतेगा तो सुमो ही, क्योंकि दोनों बराबर के हैं। लेकिन अगर एक सुमो का एक बच्चे से लड़ाई करवाओगे तो बच्चा तो हारना है, तब भी तो सुमो ही जीतेगा। यानी सुमो और सुमो के प्रेजेंस में भी सुमो जीतेगा और सुमो और उस बच्चों के प्रेजेंस में भी सुमो जीतेगा। मतलब बात क्या समझ में आई कि अगर ये डोमिनेंट है, अगर ये डोमिनेंट एलील्स हैं, तो उस कंडीशन में कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी है तो टॉल कैरेक्टर शो होगा। अगर हमने इस कैरेक्टर को टॉल माना कोई प्लांट है और उसमें कोई जीन है, कोई एलील्स हैं उसके, वो एलील्स कंट्रोल करते हैं टॉलनेस को और वो डोमिनेंट है, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी अगर एक साथ पाए गए तो टॉल, और स्मॉल टी एक साथ पाए गए तो ड्वार्फ हमने कह दिया। अब एक बात को समझो, अगर टॉल वाला डॉर्फ वाला दोनों के अगर एलील्स मिक्स हो गए तो प्लांट ड्वार्फ बनेगा कि टॉल बनेगा? बात क्वेश्चन तो यहीं पे आया कि हम इसमें से इसको टिक लगाएं कि इसको टिक लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक रूल याद कर लो सिंपल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, किसने दिया था? किसने दिया था? मेंडल ने। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहा जाता है कि द डोमिनेटिंग एलील show its own character in the presence of identical as well as alternative allele। आइडेंटिकल मतलब कैपिटल टी एक जैसे हैं तो आइडेंटिकल, तब भी टॉलनेस शो हो रही है, और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तब भी टॉलनेस शो हो रही है। मतलब ये प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी इज द डोमिनेंट एलील विच शो इट्स ओन कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एज वेल एज अल्टरनेटिव एलील्स। दोनों कंडीशन में अपना ही कैरेक्टर शो करेगा। बट
अगर हम बात करें बेटा रेसेसिव की, किसकी बात करें, अगर हम बात करें रेसेसिव की, तो रेसेसिव के केस में आपको यह पता चलेगा कि रेसेसिव कभी भी आइडेंटिकल के प्रेजेंस में, यानी स्मॉल टी के साथ अगर स्मॉल टी है तब तो ठीक, तब तो प्लांट डॉर्फ दिखेगा। लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी तब दोनों आए तो कैपिटल टी का ही कैरेक्टर दिखेगा, स्मॉल टी का कैरेक्टर विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल टी इज द रेसेसिव वन एंड रेसेसिव अलील्स शो इट्स ओन कैरेक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल अलील्स। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनो बेटा, ये तो बेसिक चीजें हैं कि आपने डोमिनेंट और रेसेसिव एलील को समझ लिया। अब बात आता है, कोई आपसे क्वेश्चन किया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसको बता दीजिए। तो एक बात ध्यान से सुनना, मोनो हाइब्रिड का मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एक। मोनो का मतलब एक। अब एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराना है। कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच? एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच अगर हम क्रॉस कराएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, हाइट ऑफ द स्टेम या हाइट ऑफ द प्लांट। हमने लिया कैरेक्टर हाइट ऑफ द स्टेम, और हाइट ऑफ द स्टेम के लिए एक जीन है जिसके दो एलेलिक फॉर्म है। हाइट ऑफ द स्टेम का एक जीन जिसके दो एलेलिक फॉर्म है, एक है तुम्हारा टॉल कैरेक्टर और एक है तुम्हारा डॉर्फ कैरेक्टर। और टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है जो कि कंट्रोल हो रहा है टी एलील से, कैपिटल टी एलील से, और डॉर्फ है जो कंट्रोल हो रहा है स्मॉल टी एलील से। ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर कॉन्ट्रास्टिंग है तो कॉन्ट्रास्ट मतलब एक दूसरे के विपरीत बट कैरेक्टर एक ही होगा। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, हाइट ऑफ द स्टेम या तो बौना या तो लंबा है। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर कितना? एक। ओनली वन कैरेक्टर बट कॉन्ट्रास्ट। तो अगर इनके बीच क्रॉस कराओगे तो ऐसे क्रॉस को कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और अगर यही क्रॉस हम बात करें डाई हाइब्रिड के केस में, अगर हम इसी को लेके जाएं किस केस में? डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें बेटा, तो डाई हाइब्रिड का मतलब होता है इफ द क्रॉस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से होंगे? जैसे एग्जांपल में माना हमने हाइट ऑफ द प्लांट या हाइट ऑफ स्टेम, एक हम ये ले लिए, और माना हमने शेप ऑफ सीड ले लिया, शेप ऑफ सीड। अब एक बात बताओ, शेप ऑफ सीड के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सॉरी शेप ऑफ सीड का एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक है तुम्हारा राउंड सीड, कैसा सीड? राउंड, और दूसरा है तुम्हारा रिंकल्ड सीड, रिंकल्ड सीड। और हाइट ऑफ स्टेम में क्या है? एक है तुम्हारा टॉल और दूसरा कैसा है बेटा? ड्वार्फ है। अगर तुमको ऐसा मिला तो टॉल का कैरेक्टर तो है ही कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। राउंड के केस में कैपिटल आर, रिंकल्ड के केस में स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब एक बात बताओ, वन कॉन्ट्रास्ट दिस एंड दिस वन इज ऑल्सो वन कॉन्ट्रास्ट। तो दोनों को अगर हम मर्ज करके कंडीशन बना दें, इफ द प्लांट इज टॉल हैविंग राउंड सीड, अगर प्लांट लंबा है और उसने उसकी सीड में राउंड सीड रखा है, तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉस होगा कि नहीं होगा? होगा ना? क्यों? क्योंकि यहाँ कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी तो है ही, या राउंड का क्रॉस रिंकल से भी है, तो हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया। ऐसे क्रॉस को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे आप मेंडल के उस लॉ को एक्सप्लेन कर पाओगे जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है? शुद्ध हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मतलब एक ऐसा नियम कि फ्री करोगे तो कुछ नए कैरेक्टर दिखाएंगे, अगर तुम बंधुआ मजदूर बना के रखोगे तो हम उतने करेंगे जितना हमारी मर्जी होगी। लेकिन आप अगर हमको स्वतंत्र करोगे तो मैं उतना करके आपको दूंगा जितने से आपको भी बहुत फायदा और मुझे भी बहुत फायदा। ये वो नियम है, उस नियम को इससे पढ़ना है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग मेंडल के दो लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई। अब कुछ और चीजें, कोई आपसे अगर बेटा पूछ दिया चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा दीजिए, तो हमने क्या किया?
टॉल का क्रॉस करवा दिया डॉर्फ से। इसको हमने क्या किया, गैमेटिक कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। गैमेट्स क्या बनेंगे, ये बन गए गैमेट। अब बताओ, इस गैमेट के बनने के बाद इसका क्रॉस इससे करवाइए, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इससे कराइए, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इससे कराइए, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका इससे कराइए, कैपिटल टी स्मॉल टी। कौन सा जनरेशन है ये, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पहली जनरेशन जिसमें 4 ऑफ स्प्रिंग आए। और ये है गैमेटिक कंडीशन, और ये है पी जनरेशन, मतलब पेरेंटल जनरेशन। अब एक बात बताओ, ये चारों के चारों कैसे होंगे, हाइब्रिड हैं। लेकिन इस हाइब्रिड में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या फॉलो होगा, तो फॉलो होगा, इफ डोमिनेंट अलील इज प्रेजेंट then it show its own character in the presence of identical as well as alternative। होगा अपना कैरेक्टर शो, मतलब चारों के चारों प्लांट कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, टॉल। तो रेशियो क्या आएगा, फिनोटाइप क्या आएगा, 4:0। अब कोई तुमसे पूछा कि अरे सर ये क्या बोल रहे हैं फिनोटाइप, अभी तक तो इसके बारे में सर ने कुछ बोला ही नहीं, फिनोटाइप क्या होता है। तो फिजिकल अपीयरेंस, प्लांट इन चारों में कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। जब वो विजिबल होंगे तो कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। और अगर टॉल दिखेंगे तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, 4:0। ठीक है। अब अगर माना कि इसमें हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया, क्या करा दिया, सेल्फ क्रॉस, जिसको आप सेल्फिंग कह सकते हो, यानी कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से सेल्फ क्रॉस करा दिया। इसको अलग किए, इसको अलग किए, इसको भी अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका क्रॉस हमने इससे कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी बना। इसमें देखना ये प्योर टॉल है कि नहीं है। तो एक प्लांट हमको कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। दूसरा कैसा दिख रहा है, ये भी टॉल दिख रहा है। तो टोटल कितने टॉल दिखे, 3 टॉल दिखे। और एक कैसा दिखा, ड्वार्फ दिखा। तो आप क्या कहोगे, ये है फिनोटाइप। क्या है ये, फिनोटाइप। ठीक है। लेकिन अगर इसी का जीनोटाइप पूछ दिया तो जीनोटाइप में आप लिखोगे कि कैपिटल टी जैसा कोई एलील इसमें मौजूद नहीं है, कोई एलिक पेयर इसमें मौजूद नहीं है। मतलब जीनोटाइप के केस में आपको दिखाई देगा कैपिटल टी जैसा 1, कैपिटल टी स्मॉल टी जैसा 2, और स्मॉल टी जैसा 1। और इसको आप कहोगे जीनोटाइप। ठीक है। जीनोटाइप लिखने का सबसे आसान तरीका, जो आपने अल्फाबेट लिखा है उस अल्फाबेट को देख के लिखना है। इसके जैसा कोई मौजूद है क्या, यहाँ पे कैपिटल टी केवल एक अकेला था, इसलिए हमने 1 लिखा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी 2 थे, हमने 2 लिखा। स्मॉल टी 1 था, हमने 1 लिखा। ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। लेकिन एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें जो जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन आएगी, उसका रेशियो 1:1 हो जाए, उसका रेशियो 1:1 हो जाए। और जीनोटाइप फिनोटाइप की तो बात ही बाद में, सब कुछ सेम आए। वो कौन सा क्रॉस है, तो सिंपल वे में समझो, अगर हम एक क्रॉस करा दें जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। क्या नाम है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं बेटा, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है, अगर हम किसी क्रॉस को, ध्यान सुनना, अगर हम कोई क्रॉस कर रहे हैं किसके बीच, F1 हाइब्रिड का क्रॉस, F1 हाइब्रिड का क्रॉस अगर पेरेंट जनरेशन के रेसेसिव पेरेंट से करा दें, F1 हाइब्रिड का क्रॉस अगर हम पी जनरेशन पेरेंटल जनरेशन के रेसेसिव वाले से करा दें, तो उस केस में आप उसको क्या कहोगे, टेस्ट क्रॉस कहोगे। और टेस्ट क्रॉस में रेशियो बराबर आएगा। देखो कैसे, कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से, फिर कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी से, तो कैपिटल स्मॉल, फिर स्मॉल का स्मॉल से क्या आया, स्मॉल एंड स्मॉल। दोनों के दोनों रेशियो 1 मान लो, 2:2 आएगा तो काट देंगे। इसका भी रेशियो मान लो 1, तो 1:1 आंसर आएगा। 2:2 काट देंगे तो 1:1 आंसर आएगा। तो क्या था, इससे कहते हैं टेस्ट क्रॉस, जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस
हम पेरेंट जनरेशन के रेसेसिव पेरेंट से करा दें तो ऐसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ये बात समझ में आ गई? अब बात को समझो बेटा, ये सब आसान है लेकिन इसमें एक लॉ आता है, मेंडल के दो लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कहेंगे और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसे कहेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपके सामने, इफ द डोमिनेंट allele present with identical allele it show its own character, मतलब tall character, but if the dominant allele present with alternative allele it also show its own character, मतलब tallness अभी भी रहेगी। मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी के प्रेजेंस में भी कैपिटल टी का ही कैरेक्टर शो होगा। इसका मतलब क्या है? द डोमिनेंट allele शो इट्स ओन कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एज वेल एज अल्टरनेटिव allele, दोनों के प्रेजेंस में अपना ही कैरेक्टर शो करेगा। अब बात को समझो, ये बात तो समझ में आ गई। इसी को तुम कहोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। और अगर आपको देखना है तो नीचे देखो, कैपिटल टी और कैपिटल टी के प्रेजेंस में भी अपना ही कैरेक्टर शो कर रहा है और कैपिटल टी स्मॉल टी के प्रेजेंस में भी अपना ही कैरेक्टर यानी टॉलनेस शो कर रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा? The dominant allele show its own character in the presence of identical as well as alternative allele। ठीक है, अब बात को लास्ट समझो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? तो सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? पृथक्करण का नियम, अलग होने का नियम। एक बात को समझो, कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी दो की बात करते हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में जब तक इस कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ रहेगा कैपिटल टी का ही कैरेक्टर शो होगा, स्मॉल टी का तो कैरेक्टर शो होगा नहीं क्योंकि वो रेसेसिव है। अब तुम खुद बताओ, मान लिया गया कि दो प्रेमी हैं और उस प्रेमी में एक जो लड़का है वो पढ़ने वाला है या जो लड़की है वो पढ़ने वाली है और जो लड़का है वो पढ़ने वाला नहीं, लेकिन बगल में सीट पढ़ रहा है दोनों प्रेमी का। क्या करेगी वो लड़की? पूरा कपिया छपवा देगी, वो पास हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों साथ रहेंगे तो कैरेक्टर किसका शो होगा? टॉपर वाले का शो होगा, क्योंकि उसको छपवा दे रहा है। हमने क्या किया, जब सीटिंग अरेंजमेंट बनाया तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, एगो हे कोर एगो हो कोर बैठा दिया। जब बैठाया तो जब इन दोनों को अलग किया तो दोनों के कैरेक्टर में क्या आया? बदलाव दिखा कि भाई जो टॉपर था वो तो अब भी टॉपर है, वो अभी भी टॉपर रहेगा, जिसके साथ रहेगा वो तब भी टॉपर रहेगा, लेकिन जो टॉपर नहीं था जब वो अपने जैसे दोस्त को पा जाएगा, दूसरे प्रेमी को जो थोड़ा कमजोर है पढ़ने में, तो कमजोरी जैसा ना कैरेक्टर बनेगा। इसका मतलब क्या है? हमने इसको अलग क्यों किया? प्योर करने के लिए, कि भाई आप जैसे हो वैसा दिखो, आप जैसे हो वैसा दिखो। मतलब अगर कैपिटल टी तुम अकेले भी टॉलनेस को शो कर सकते हो तो अगर तुम्हारे जैसा रहेगा तब भी तुम टॉल दिखोगे, और अगर तुमसे कोई रेसेसिव रहेगा तब भी टॉल दिखोगे। लेकिन अगर इसको कोई नया मिल गया तो नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट तो होगा, यानी स्मॉल टी को स्मॉल टी मिला तो उसने ड्वार्फ कैरेक्टर बनाया, तो कम से कम पहले तो ये कैरेक्टर बन ही नहीं रहा था। हमने सेग्रीगेशन क्यों किया? गैमिट्स को प्योर करने के लिए, कि दोनों गैमिट अलग हो तो देखा जाए दोनों अपने अपने कितने मैक्सिमम पावर के साथ कैरेक्टर को शो कर पा रहे हैं। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस किसे कहेंगे? जब F1 जनरेशन के किसी भी हाइब्रिड का क्रॉस पेरेंट जनरेशन के किसी भी पेरेंट से करा दिया जाए तो बैक क्रॉस, और उस बैक क्रॉस में अगर किसी F1 हाइब्रिड का क्रॉस किससे करा दिया जाए? ड्वार्फ वाले से करा दिया जाए, या ऐसे कह लो रेसेसिव पेरेंट से करा दिया जाए, तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस। तो इस तरीके से ये सब टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th और 12th दोनों में है। अब एक और क्रॉस है डाई हाइब्रिड। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, एक बार इसको भी देख लो। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब तो तुमको पता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराए, जैसा कि मेंडल ने किसमें कराया था? सीड कलर और सीड शेप, दो लिया था उसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सीड कलर में डोमिनेंट कौन था? बोलो। तो सीड कलर में डोमिनेंट था येलो, और रेसेसिव था ग्रीन। येलो को हम कैपिटल वाई से दिखाएंगे और ग्रीन को स्मॉल वाई से दिखाएंगे। और शेप में डोमिनेंट था राउंड, तो राउंड को कैपिटल आर से दिखाएंगे,
और रिंकल्ड को हम लोग स्मॉल आर से दिखाएंगे। हमने क्या किया, कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल वाई स्मॉल आर से कराया और यही है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब एक बात याद रखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो आपने कराया वैसे आप चाहे वैसे कराइए, चाहे पनेट स्क्वायर होता है या आप उसके थ्रू कराइए। पनेट स्क्वायर एक ऐसा टेक्निक है जिसको और आसानी से कर लोगे, जैसे बता देते हैं, जैसा कि आपने इसका क्रॉस किया था अभी, तो आप ये भी कर सकते हो, एक बॉक्स बनाओ, 4 ऐसे बॉक्स बनाओ, एक तरफ लिखो कैपिटल टी, एक तरफ लिखो स्मॉल टी, क्रॉस करा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, 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 कैपिटल टी। ये आ गया F1 जनरेशन। क्या था, कुछ तो नहीं था। ये है पनेट स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा आपको आगे भी टॉपिक्स मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ जब जुड़े रहेंगे तो आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, और जब कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आप बोर्ड में एक ऐसा स्कोर कर पाओगे जो थोड़ा सम्मानजनक हो, टॉप भी करेंगे। और टॉप हमने कराया है और बच्चों ने किया है, क्योंकि उनकी मेहनत हमारी मेहनत तभी तो रंग लेके आएगी। तो याद रखना बेटा, जुड़े रहेंगे केएसएस के साथ, और आगे इसके साथ कल मैं लेकर आऊंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप, और उसके साथ साथ होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सब क्या होता है, और कंटिन्यू करेंगे 12th के टॉपिक को भी। थैंक यू, धन्यवाद।